हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इन्वायरमेंटल साइंस पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अर्थात बीटीपी सेकंड सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल साइंस का ये आपका लेक्चर रहने वाला है, अर्थात पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का ये आपका लेक्चर रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, ओरिजिनल पेपर, ई बुक, ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी। आपको साइट से कहीं से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है तो कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट आपका किस टाइप का है, टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने आपके चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है, किस टाइप का ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है और इसके बोर्ड के पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चंस वगैरह एराइज होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक बेसिक जो छोटी छोटी जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर इसकी आपके पास जानकारी नहीं है तो पता चलता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा करिए कि नुकसान हो जाता है। क्योंकि कई सारे आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें केवल आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, ढाई-ढाई नंबर और फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर और बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ओरिजिनल पेपर वगैरह भी करिए कि देखने को मिल जाएगा और प्री बोर्ड 2026 का नया पेपर आ गया है प्रैक्टिस के लिए। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी और सारी चीज़ें आपकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपका बदला हुआ सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और लेक्चर्स जितना मुझे समय मिलता है मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे ही फ्री लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? इन्वायरमेंटल साइंसेज। क्या नाम है? इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अभी चलिए मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। ये आपके बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस पैटर्न यानी कि सेकंड सेमेस्टर ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए है और बदला हुआ जो आपका सिलेबस है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, भाई एक चीज़ आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका कहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो आखिर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हल्का सा मोटा मोटी आप चीज़ों को समझ लीजिए कि डिप्लोमा धारक को उद्योगों और निर्माण कार्यों से होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात कहिए कि आप अभी मान लीजिए कि आप अभी तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जैसे ही आप जाएंगे कंपनी में जॉब वगैरह करेंगे तो वहाँ से कई सारी पॉल्यूशन वाली चीज़ें निकलती हैं। कहिए कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होने लगता है। कहिए कि वहाँ पे प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। तो उसको, ये प्रदूषण क्यों बढ़ता है, इसको कैसे रोके, ठीक है, इसका निवारण क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अर्थात पॉल्यूशन के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए और उससे बचे कैसे, पॉल्यूशन को कम कैसे करें, इसकी जानकारी सभी के पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे तो वर्तमान अगर पुराने ज़माने समय की बात करें तो बहुत कम कंपनियाँ या फिर फैक्ट्रियाँ होती थी। अब नई-नई कंपनियाँ आ गई हैं, फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, उसमें से धुएँ वगैरह निकलते हैं, काफ़ी कहिए कि वेस्ट चीज़ें आती है जिससे आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट कहिए कि काफ़ी दूषित होता है। तो उससे हम बचे कैसे? बचे नहीं तो कम से कम तो कर सकते हैं, तो उसको कम कैसे करें? तो इसका ज्ञान सभी कहिए कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को होना चाहिए ताकि वह पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी तंत्र को संतुलित कर सके। अर्थात कहिए कि जो जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, उनको कहिए कि संतुलित कर सके। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे नेचर को कहिए कि संतुलित कर सके, ठीक है। यहाँ पे पारिस्थितिकी दिख रहा होगा, इकोलॉजी जिसे कहते हैं। अभी आपका पहला ही टॉपिक यही है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा। इसमें क्या होता है कि जो भी जीव-जंतु होते हैं, उनका जो भी जीव-जंतु हो गए, पेड़-पौधे हो गए, उनका जो पर्यावरण है अर्थात कहिए कि जो वातावरण है, उनसे संबंध किस प्रकार से है, कैसे वो कहिए कि पर्यावरण में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक-दूसरे से पेड़-पौधों का, जीव-जंतुओं का क्या संबंध है, यही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अर्थात कहिए कि जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों का जो
पर्यावरण है उससे जो संबंध है उसका जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सिंपल सरल और आसान भाषा में कहे तो पेड़ पौधे और जीव जंतु पर्यावरण में कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा धारकों को उद्योगों और निर्माण कार्यों से होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का क्या ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह इकोलॉजी तंत्र को संतुलित करने और विभिन्न नियंत्रण उपायों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सके। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित पर्यावरण कानूनों की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन-कौन से कानून है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बाइक वगैरह चलाते होंगे, तो अगर आपके बाइक से ज़्यादा धुआँ निकलता है तो उसके लिए भी कानून है कि भाई ज़्यादा कम से कम इतना आपका धुआँ निकलना चाहिए, अगर या फिर कहिए कि ना के बराबर होना चाहिए। ज़्यादा अगर आपका धुआँ निकलता है तो आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराइए, नहीं तो पकड़े जाएँगे तो आपका चालान वगैरह होगा, ठीक है। उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी आपके वेस्टेज चीज़ें होती है उसको उनको कैसे हम मैनेज करेंगे। उन्हें आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे आपका भूकंप हो गया या फिर कहिए कि जो भी प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम वो अगर वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है और हमें उनसे बचना कैसे है। अगर वो जैसे भूकंप आ गया तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सुनामी आ गया, ठीक है, कोई कहिए कि हवा तेज चलने लगी तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, बिजली गिर रही है, बारिश आ रही है तो उस केस में हमें क्या-क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जो बेसिक-बेसिक जानकारियाँ हैं, जो कि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो भी सब में कॉमन कर दिया गया है। इसमें कॉमन-कॉमन ही चीज़ें हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो कॉमन चीज़ें हैं कि हाँ, सभी बच्चों को इनके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे आईटी सब्जेक्ट का आपने लेक्चर वगैरह देखा होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं जो आप मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीफ़ोन वगैरह, ठीक है, ईमेल वगैरह, ये सारी जो आप डेली करिए कि डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं, उनकी जानकारी वगैरह उसमें आपकी इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में है कि हाँ, बच्चों के पास इनकी जानकारी, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार से आपका एनवायरमेंटल साइंस में भी है कि हाँ, पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, ठीक है? इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी को कैसे नियंत्रित किया जाए और उसके बाद से जो आपकी प्राकृतिक आपदाएँ वगैरह हो गई, उनसे कहिए कि कैसे बचा जाएगा, उनका निपटान वगैरह कैसे किया जाएगा, उनको मैनेज कैसे किया जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, अर्थात एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ना है, ठीक है? यहाँ तक तो किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे चलते हैं। उद्देश्य आप समझ गए कि इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है। टोटल यूनिट्स की बात करें, यहाँ से ध्यान से चीज़ों को समझते चलेंगे। टोटल अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसमें आपका जो ऑफिशियली यूनिट है, आपके कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। कितने यूनिट है इसमें? 5 यूनिट है। पहला यूनिट क्या है? आपका इंट्रोडक्शन है, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में कितने पूछे जाएँगे? 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? कितने नंबर के पूछे जाएँगे? 9 नंबर के पूछे जाएँगे। दूसरा आपका है एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तीसरा है आपका वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। यहाँ पे देखिए, मृदु नहीं कहना है, मृदु मतलब होता है नॉर्मल, जो आपके मृदु जल पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो आपका एक होता है आपका कठोर जल, एक होता है आपका मृदु जल। यहाँ पे मृदु नहीं, सॉइल को क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, यानी कि वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन एराइज होंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर डिजास्टर काजेस एंड हैजार्ड्स, यानी कि आपदा के कारण और खतरे, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा का प्रबंधन कैसे करें, तो इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दोनों देखिए, इसका वेटेज काफी अच्छा खासा है, 15-15 नंबर है। फिर ये 12 है अकेले, और फिर उसके बाद से ये दोनों आपके 9-9 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके कितने यूनिट है? टोटल आपके जो ऑफिशियल यूनिट है 5 यूनिट है। अब इसमें अगर आप चैप्टर को डिवाइड करेंगे तो चैप्टर में डिवाइड क्यों हो जाता है? जैसे ये आपका टॉपिक अलग हो गया, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन आपका अलग हो गया, तो ये आपके अलग-अलग चैप्टर हो जाएंगे। तो टोटल आपके जो ऑफिशियल यूनिट है वो आपके कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। और नंबर मैंने आपको मार्क्स, ऑफिशियल जो मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, ये आपके बोर्ड परीक्षा में इस यूनिट से इतने-इतने नंबर के क्वेश्चन क्या होंगे? एराइज होंगे। ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, 5 यूनिट है और वेटेज मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा-सा चैप्टर्स को देखते हैं। और हाँ, सबसे पहले यूनिट वाइज़ टॉपिक्स को देख लेते हैं, फिर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, एक-एक चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? इकोसिस्टम क्या है, उसका कांसेप्ट क्या है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ना है। एसिड रेन के बारे में पढ़ना है और कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिख रहा होगा, पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और सतत विकास के बारे में पढ़ना है। नवीनीकरण नवी
नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में पढ़ना है, जो आपके टेम्परेचर अगर बढ़ रहे हैं उसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना है और इसके प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है इसके बारे में, अम्लीय वर्षा क्या है, हरित भवन निर्माण की अवधारणा क्या है और भूजल का प्रबंधन कैसे करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, यूनिट नंबर फर्स्ट में अर्थात करिए कि इंट्रोडक्शन वाले यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें आपको पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर सेकंड में चलते हैं, तो यूनिट नंबर सेकंड में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी यूनिट, उसके बारे में अभी चूंकि हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो यूनिट फर्स्ट का हमने देख लिया। सेकंड का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयर पोल्यूशन और वाटर नॉइज पोल्यूशन के बारे में कि हाँ वायु प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके करिए कि इससे हमें बचना कैसे है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा यूनिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये क्या होता है, इनसे हमें बचना कैसे है, इसके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर चौथा यूनिट आपको दिख रहा होगा डिजास्टर कैजेस एंड हजार्ड्स, यानी कि आपदा के कारण और खतरे, परिचय, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि और बिजली के बारे में पढ़ना है। फिर पांचवा आपका लास्ट यूनिट दिख रहा होगा आपदा का प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है, और कई सारे जैसे इसमें आपका देखिए एक टॉपिक यहाँ पे भी होगा जो अभी आपका 2019-21 में चला था आपका कोविड-19, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये बेसिक बेसिक जहाँ जहाँ पे जैसे कहीं चाइना में, कहीं जापान में, कहीं कुछ कुछ चीजें हुई है, कहीं इंडिया में क्या क्या चीजें हुई है, आपदा के कारण मतलब भूकंप आया था, इतने लोगों की जान गई थी, उन सारी चीजों के बारे में जो करिए कि चीजें हो गई हैं और उसका हमें मैनेज कैसे करना है, उसका बचाव हमें कैसे करना है कि भाई अब भूकंप वगैरह आए या फिर सुनामी वगैरह आए तो लोग करिए कि वहाँ पे ज्यादा लोगों का नुकसान ना हो, लोग बच पाए, तो इसका मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, आपदा का प्रबंधन कैसे करना है, इसका हमें यूनिट नंबर 5 में इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में सिलेबस दिख रहा होगा और वही सिलेबस आपका यहाँ पे हिंदी में दिख रहा होगा कि एक सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा की रणनीति क्या है, ठीक है। उसके बाद से कार्य योजना हमें क्या क्या बनानी चाहिए कि हाँ आपदा प्रबंधन जब भी करिएगा आपदा वगैरह आए तो उससे हम बच पाए, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी हम करिए कि आपका चूंकि हम अभी फिलहाल में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम यूनिट नंबर के लिए फर्स्ट के टॉपिक को ही कवर करेंगे और उसी के सिलेबस को देखेंगे। जब भी हम जो भी यूनिट पढ़ेंगे उसके टॉपिक्स को मैं आपको पहले बता दूंगा कि हाँ ऑफिशियल टॉपिक आपका ये है, इसको इसको आपको पढ़ना है और वही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हालांकि टॉपिक्स में हम आपको करिए कि टॉपिक्स हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको वहाँ पे बताते चलूंगा कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब देखिए टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर्स आपके 7 हो जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हो जाएंगे, पहला तो आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, पहला क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया। फिर दूसरा की बात करें, पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका एयर पोल्यूशन हो गया अर्थात वायु प्रदूषण हो गया, तीसरा आपका नॉइज पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण हो गया, चौथा आपका वाटर पोल्यूशन अर्थात करिए कि जल प्रदूषण हो गया, पांचवा आपका सॉइल पोल्यूशन अर्थात मृदा प्रदूषण हो गया, छठा आपका आपदा के कारण एवं खतरे यानी कि डिजास्टर कैजेस एंड हजार्ड्स हो गया, ठीक है। फिर सातवां आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन हो गया। टोटल आपके 7 चैप्टर है और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट अर्थात इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को अर्थात चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेपर का पैटर्न, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का देखा होगा, उसमें केवल आपके 5-5 नंबर, आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 3 के पेपर का पैटर्न अलग है, 3 के पेपर का पैटर्न अलग है। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का मैंने आपको बता दिया है कि उसके पेपर का पैटर्न कैसा है। इसके पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा अलग है। इसमें आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, ढाई-ढाई नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे इसके पेपर का पैटर्न है और इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम जो सब्जेक्ट है, उसके पेपर का पैटर्न पूरा आपका अलग है। उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपके 1-1 नंबर, ठीक है, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते थे, 12 क्वेश्चन पहले में थे, 12 में से आपको 10 करना रहता था, सेम वही पैटर्न है, ठीक है। 1-1 नंबर, फिर 2-2 नंबर, फिर ढाई-ढाई नंबर, ये पेपर आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स वगैरह वगैरह भी, अगर आप बुक वगैरह भी परचेज करना चाहते हैं तो वहीं से सारी चीज़ों को परचेज करके, और सिंपल सा है, यूट्यूब पे अगर आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे अनेकों सारे लेक्चर्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपको पेपर का पैटर्न है, ये मालूम चल गया कि हाँ इसमें 1-1 नंबर, 2-2 नंबर अर्थात एमसीक्यू का मतलब क्या है कि हाँ एमसीक्यू के फॉर्म में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और कुछ एक-एक शब्द में या फिर एक-एक लाइन में उत्तर देने रहेंगे। फिर 2-2 नंबर के भी पूछे जाएंगे और फिर आपके ढाई-ढाई नंबर और 5-5 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपके एनवायरमेंटल साइंस में पूछे जाते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब ये मान लीजिए कि 60 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 नंबर में बस आपको 20 नंबर क्या करना है, लाना है, बस आपको इसको पास करना है। इसका जो कहिए कि परसेंटेज है, जो मार्क्स है, वो आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है।
क्या कहा मैंने कि इसका जो परसेंटेज अर्थात मार्क्स है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने क्या किया, 60 नंबर का आपका पेपर है, आपने 60 में 60 प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो 60 में 60 प्राप्त कर लिया तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप चाहे 60 में 20 प्राप्त करें, ठीक है, आप चाहे 60 में 20 प्राप्त करें या फिर 60 में 60 प्राप्त करें, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। इसको बस आपको क्या करना है, पास करना है। अर्थात ये सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आपके कल की पर्यावरण की और वातावरण की, उसकी उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो अच्छे से बस आपको पढ़ना है। अच्छे से अगर आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इस पे करिए कि कम फोकस करना है। पता चलता है कि कई बार पिछली बार की बात कई सारे बच्चे ऐसे ही निपट गए थे। तो इस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जब गहराई से चीजें पूछ ली जाती हैं तो 20 नंबर लाना ही आपके लिए करिए कि पहाड़ बन जाता है। जैसे आपके बच्चों का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का अप्लाइड केमिस्ट्री का आपने पेपर देखा होगा, सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट उसमें 5-5 नंबर वाले में ऐड कर दिए गए थे। और जितने ज्यादा बच्चों की बैक आएगी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री में ही आएगी, ठीक है। तो कभी कभी पेपर आपका हार्ड बना दिया जाता है, भले ही क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 20 नंबर लाना ही आपके लिए पहाड़ हो जाता है। तो बस ये आपको समझना है कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। किस टाइप का सब्जेक्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है। बस इसको आपको क्या करना है, पास करना है। आपको बस 20 नंबर कैसे भी लाना है, 20 नंबर या फिर उससे ऊपर लाइए, जितना भी आप लाइए, मतलब बस आपको इसमें फेल नहीं होना है, ठीक है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 15 नंबर ही ला पाया है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है तो इसमें आपकी बैक नहीं लगेगी, नहीं, ये भी आपका बैक में ही काउंट होगा। अगर मान लीजिए कि आपकी 4 सब्जेक्ट में पहले से ही बैक है, ठीक है। ओवरऑल जैसे आपका फर्स्ट ईयर का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि अगर आपके मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के टोटल 11 सब्जेक्ट हो गए, 11 सब्जेक्ट में आपकी 4 सब्जेक्ट में पहले से बैक थी, अर्थात कहिए कि जब रिजल्ट आया 4 सब्जेक्ट में बैक थी, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर के, या फिर कोई एक ही मान लीजिए कि 4 सब्जेक्ट में बैक थी और आपका एक इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी बैक लग गई, ठीक है। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये आपका काउंट नहीं होगा, ये भी आपका बैक में काउंट होगा। अब 4 पहले से थी, ये आपका हो गया एक 5, 5 सब्जेक्ट बैक का मतलब क्या हो गया, 5 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है, 5 सब्जेक्ट में अगर आप फेल है तो आपकी ईयर बैक लग जाती है, अर्थात आप फुल्ली तरीके से फेल हो जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, फिर से आपको एक बार और क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ईयर को रिपीट करना होगा, अर्थात फर्स्ट ईयर आपको दोबारा पढ़ना होगा। जब दोबारा पढ़ेंगे तो ना ही आपको स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। इसके बाद से आपकी बेइज्जती अलग से होगी। 3 साल का पॉलिटेक्निक क्या हो जाएगा, आपका 4 साल का हो जाएगा। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो आपके क्वालिफाइंग नेचर के सब्जेक्ट है तो उस पे भी आपको फोकस करना होता है, क्योंकि पेपर इसका कभी कभी हार्ड बना लिया जाता है। तब बच्चे कल की समस्या में पड़ जाते हैं कि यार हमने ऊपर ऊपर तो पढ़ा था और पेपर में देखिए एमसीक्यू एक एक नंबर, दो दो नंबर, ढाई नंबर कितने हार्ड क्वेश्चन आए हैं कि हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 नंबर लाना आपके लिए पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारी चीजों को समझ गए। अब चलिए हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, परिचय है। इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जब भी आपका स्टार्ट होगा, जो भी चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो उसके टॉपिक्स आपको बता दूंगा, जो ऑफिशियल आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, कंसेप्ट है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। रिसोर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इट्स इम्पैक्ट यानी कि उसके प्रभाव है, ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग है, और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है। हिंदी में आपको सिलेबस दिख ही रहा होगा। सिलेबस बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप देख लेंगे कि हाँ बोर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस है यही है। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको इतनी ही चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, अर्थात इकोलॉजी की मूल अवधारणाएं, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंपल सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को समझेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं आपके पर्यावरण और वातावरण को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पर्यावरण क्या होता है, वातावरण क्या होता है। तो थोड़ा से मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूं, हल्का सा, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, पर्यावरण और वातावरण की बात करें तो वातावरण क्या, आपका पर्यावरण जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट का या फिर इन्वायरमेंटल का, अर्थात पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान तो आप जानते हैं। पर्यावरण पर्यावरण की बात करें तो वह संपूर्ण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, जिससे कह लीजिए और जिससे वे प्रभावित होते हैं, जैसे जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, जिस भी प्रकृति में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अर्थात वह संपूर्ण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश जिसमें जीव रहते हैं और जिससे वे प्रभावित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, अर्थात इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे आपका जंगल हो गया, नदी हो गया, शहर गांव सड़कें, हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे जानवर, संस्कृति समाज, ये क्या है, आपके पर्यावरण है। वातावरण की बात करें तो वातावरण का क्या अर्थ होता है, आसपास का तात्कालिक वातावरण या फिर माहौल कह सकते हैं, जो किसी विशेष समय या फिर स्थान पर हो। क्या कहा मैंने, एक बार और फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं।
एक है आपका पर्यावरण शब्द, ठीक है। दोनों को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे पर्यावरण की जगह वातावरण, वातावरण की जगह पे पर्यावरण लिख देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक होता है आपका पर्यावरण और एक होता है आपका वातावरण, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण किसे कहते हैं कि वह संपूर्ण प्राकृतिक और मानव निर्मित कह लीजिए परिवेश, यानी कि वह कह लीजिए जगह कह लीजिए या फिर परिवेश कह लीजिए कि संपूर्ण प्राकृतिक हो गया या फिर मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया परिवेश हो गया, जिसमें जीव जंतु रहते हैं और जिससे भी प्रभावित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। फिर वातावरण किसे कहते हैं, तो वातावरण क्या होता है, वह कह लीजिए कि आसपास का तत्कालिक स्थान या फिर कह लीजिए कि वह आसपास का तत्कालिक वातावरण या फिर माहौल जो किसी विशेष समय या फिर स्थान पर हो या फिर कह उसको दर्शाता हो। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सिंपल, सरल और आसान भाषा में। पर्यावरण क्या हो गया, जैसे जंगल क्या है, जंगल एक आपका पर्यावरण, ठीक है। जंगल क्या है, जंगल एक आपका पर्यावरण है और जंगल में शांति का वातावरण है। जंगल भाई, जंगल एक आपका पर्यावरण हो गया और जंगल में क्या है, शांति का वातावरण है कि भाई जंगल क्या है, शांत है। फिर स्कूल हो गया, स्कूल आपका एक पर्यावरण हो गया, स्कूल में पढ़ाई का वातावरण है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर शहर हो गया, शहर मान लीजिए कि एक पर्यावरण हो गया और शहर में भीड़ भाड़ का क्या है, वातावरण है। रोजमर्रा के उदाहरण देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि दिवाली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि घर मोहल्ला शहर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा पर्यावरण हो गया। और घर में खुशी का कहिए कि माहौल है, ये वातावरण हो गया। घर में रोशनी है, घर में उत्सव का माहौल है, ये आपका वातावरण हो गया। तो यहाँ पे चीजों को आप समझ गए। पर्यावरण मतलब समझेंगे कि हाँ, पूरा आपका जो प्राकृतिक है कलिए की और निर्मित जो भी आपका प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित जो भी परिवेश हो, स्थान हो, पूरा हम क्या कहते हैं, उसको पर्यावरण कहते हैं। और वातावरण क्या होता है, वातावरण एक विशेष स्थान को दर्शाता है, अर्थात कहिए कि आसपास का तत्कालिक वातावरण या फिर कहिए कि माहौल है जो किसी विशेष समय या फिर स्थान पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, दिल्ली का वर्तमान में वातावरण है जो काफी खराब हो गया है। वहाँ पे कहिए कि जो आपकी जो हवा है वो काफी पोल्यूटेड हो गई है, लोगों का वहाँ पे सांस लेना के लिए कि मुश्किल हो गया है। तो वैसी तो स्थिति हर जगह नहीं है, तो हर जगह के बारे में हम पूरे पर्यावरण को नहीं कह सकते हैं कि हाँ, पूरा पर्यावरण का कहिए कि वातावरण खराब हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। किसी विशेष स्थान को ही वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को आप समझ गए कि हाँ, पर्यावरण और वातावरण में आपका डिफरेंस क्या होता है। अब चलिए हम इकोलॉजी की ओर चलते हैं। तो इकोलॉजी सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इकोलॉजी बेसिकली जीव जंतुओं का उनके भौतिक पर्यावरण के बीच में कहिए कि पारस्परिक संबंध है कि हाँ, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपस के कहिए कि जो उनके आसपास का पर्यावरण है उनसे कैसा संबंध रखते हैं, उनसे कैसे, जैसे किसी और कहिए कि पौधे से, जैसे कोई मान लीजिए कि जीव जंतु हो गया, शायद कहिए कि कोई जंतु हो गया, वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता होगा या फिर कहीं और से प्राप्त करता होगा। कैसे पर्यावरण अर्थात वातावरण में कैसे रहता है, तो इन सारी चीजों के बारे में जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं, एक एक करके चीजों को सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और काफी आपको अच्छा लगेगा। काफी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, सारी चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में बताऊंगा, सारी चीजें आपको डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की ओर चलते हैं। तो इकोलॉजी किसे कहते हैं, देखिए, इकोलॉजी ग्रीक भाषा के आइकोस और लोगोस, यानी कि इकोलॉजी जो आपका शब्द आया है वो कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा के आइकोस और लोगोस से आया है, ठीक है। आइकोस और लोगो इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है घर का अध्ययन, अर्थात आइकोस का मतलब होता है आपका घर होता है एक तरीके से, ठीक है, निवास स्थान कह सकते हैं या फिर घर कह सकते हैं। और लोगोस का क्या मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन होता है, अर्थात कहिए कि घर का अध्ययन। अब घर हमारा कौन सा है भाई, हमारा घर क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण अर्थात कहिए कि पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं कि हाँ, जीव जंतु पेड़ पौधे आपस में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इकोलॉजी ग्रीक भाषा के आइकोस और लोगोस से, अर्थात इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, आइकोस का अर्थ होता है घर या फिर निवास स्थान, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात इसमें हमारा क्या होता है,
घर हमारा क्या है, हमारे पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी के पर्यावरण, वातावरण, उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, यही जो हमारा अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो इतना आप समझ गए कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकोस और लोगोस, जिसका मतलब होता है घर का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पे इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी, अर्थात हिंदी इसका क्या है, इकोलॉजी का पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों अर्थात सजीव तथा उनके भौतिक वातावरण अर्थात कल की भौतिक पर्यावरण जो निर्जीव है के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराती है। क्या कराती है, जितने आपके जीव जंतु पेड़ पौधे हो गए तथा उनके भौतिक पर्यावरण जो निर्जीव है, जो आपका पर्यावरण है, उनके बीच क्या संबंध है, वो कल की पर्यावरण में कैसे रहते हैं, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से पीते हैं, आपस में उनका क्या संबंध है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में एक लाइन में समझें तो जितने आपके जीव जंतु पेड़ पौधे हो गए वो पर्यावरण में कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ से पीते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी आप समझ गए कि इकोलॉजी क्या है। बेसिकली इकोलॉजी जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन है। जीव जंतु और पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ से पीते हैं, क्या करते हैं, उनका पर्यावरण से लगाव जुड़ाव कैसे है, इसी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। फिर एक और सिंपल सा डिफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है, क्या है, यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जो समझाता है कि पेड़ पौधे अर्थात कहिए कि पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव एक दूसरे से तथा आपस के एक दूसरे से भी तथा आपस के वातावरण जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया से कैसे जुड़े हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर निर्भर हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यही आपका एक और सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। यह क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा या फिर जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो समझाता है कि पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव एक दूसरे से तथा अपने आसपास के वातावरण जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया से कैसे जुड़े हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा नीचे कि हाँ कैसे कैसे कौन कौन से जीव हैं, किसको खाते हैं, उसके बाद से कहिए कि कैसे कहिए कि जो आपका पर्यावरण है उसको कहिए कि सुरक्षित रखते हैं, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, एक हो गया आपका जीव यानी कि बायोटिक हो गया जिसमें आपके सभी पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, जिनके अंदर कहिए कि जान होती है, जीव वगैरह हो गए, ठीक है। फिर निर्जीव हो गए। आपको मालूम है कि ये जो पौधे पेड़ पौधे हैं इनको भी साइंस की बात करें तो ये आपके बायोटिक में ही आते हैं, ठीक है। फिर निर्जीव की बात करें, एबायोटिक की बात करें तो इसमें आपका हवा, पानी, मिट्टी, धूप, तापमान अर्थात टेम्परेचर जैसे भौतिक कारक आ जाएंगे। फिर अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप यानी कि इन सभी के बीच होने वाली क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, इनका संबंध कैसा है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आपस में कैसी क्रिया करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, जब बायोटिक और एबायोटिक वाले जो कह लीजिए आपके घटक हो गए, इनके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, इनके संबंधों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए उदाहरण, एक पेड़ जो कली के जीव है को बढ़ने के लिए धूप, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व अर्थात ये निर्जीव है, मिट्टी, पानी और पोषक तत्व तो निर्जीव है, तो एक पेड़ अर्थात जीव को बढ़ने के लिए धूप, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व चाहिए। यह पेड़ पक्षियों को घोंसला बनाने का स्थान देता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह सभी संबंध कलिए कि इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात क्या करता है, भाई पेड़ है, अब पेड़ को कलिए कि बढ़ने के लिए धूप, पानी और मिट्टी के कलिए पोषक तत्व वगैरह चाहिए, तो पेड़ बढ़ जाएगा। उसके बाद से यही पेड़ क्या करेगा, पक्षियों को घोंसला बनाने का स्थान देगा और हमें ऑक्सीजन भी देगा। तो यह सभी क्या है, आपके इकोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं कि भाई एक पेड़ है वो क्या कर रहा है, धूप ले रहा है, पानी ले रहा है, मिट्टी से क्या कर रहा है, वो एक तरीके से बन रहा है, कह सकते हैं वो एक तरीके से जीवित रह रहा है। उसके बाद से यही पेड़ क्या कर रहा है, पक्षियों को भाई घोंसला बनाने का स्थान दे रहा है, हमें भी खाने पीने का फल फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें देता है, हमें भी ऑक्सीजन वगैरह जो मेन चीज है, हमें भी ऑक्सीजन वगैरह देता है। तो यही क्या है, यही सभी संबंध क्या है, आपके इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इतना चीज आप समझ गए। तो इकोलॉजी के करिए कि जो घटक होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका जैविक घटक, मैं बता दूं यहीं पे आपको, एक होता है आपका एक होता है आपका जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, अभी आपने देखा बायोटिक के क्या कहते हैं, जैविक। एक होता है आपका जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स।
एक होता है आपका जैविक घटक अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरा होता है आपका इसमें, ये तो आपका पहला हो गया जैविक घटक, और दूसरा आपका होता है अजैविक घटक, जिसे हम क्या कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जैविक घटक क्या होते हैं, देखिए आपके इकोलॉजी के दो घटक हो गए, तो एक आपका जैविक घटक हो गया, एक आपका अजैविक घटक हो गया। तो जैविक घटक क्या हो गया, जैविक घटक में जो कहिए कि आपके पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, फंगस वगैरह, कवक वगैरह हो गए, सूक्ष्म जीव वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, तो ये आपके जैविक घटक होते हैं। तो इकोलॉजी किससे मिलकर बनती है, तो आपके जैविक घटक से मिलकर बनती है, अर्थात इकोलॉजी के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक आपका जैविक घटक हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इकोलॉजी दो प्रकार के घटक से मिलकर बनती है, एक आपका जैविक घटक हो गया, दूसरा आपका अजैविक घटक हो गया। तो भाई जैविक घटक में आपने देखा है कि हाँ पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, फंगस वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात कहिए कि सूक्ष्म जीव वगैरह हो गए, तो ये आपके जैविक घटक हो गए। अजैविक घटक में क्या आप कह जाएंगे, निर्जीव कारक जो पर्यावरण बनाते हैं, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, अर्थात कहिए कि सनलाइट हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, आपका सनलाइट हो गया, फिर आपका कहिए कि टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, ये सारे क्या है आपके अजैविक घटक हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजी कंपोनेंट्स क्या है, इकोलॉजी अर्थात इकोलॉजी किससे मिलकर बनती है, तो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनती है। पहला क्या है आपका जैविक घटक है, ठीक है, जैविक घटक में क्या आ जाएंगे आपके पौधे आ जाएंगे, ठीक है, आपके पेड़ पौधे, जानवर वगैरह हो गए, कवक वगैरह हो गए, सूक्ष्म जीव वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं, तो ये आपके जैविक घटक है। क्या करते हैं ये सभी जीवित कहिए कि जीव जैसे हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये भी आपके साइंस में क्या माने जाते हैं, जीवित माने जाते हैं, अर्थात जीव माने जाते हैं, जो कि आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो पेड़ पौधे, जानवर और फंगस वगैरह और सूक्ष्म जीव वगैरह ये आपके जैविक घटक हो गए। अजैविक घटक की बात करें तो जैसे आपका सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर वगैरह, पानी वगैरह, मिट्टी वगैरह, हवा वगैरह, ये आपके अजैविक घटक आ गए। तो ये क्या होते हैं, इकोलॉजी इन्हीं से मिलकर के बनता है, दो प्रकार के ये आपके घटक होते हैं। यहाँ पे आपने देखा भी, मैंने आपको बताया कि मुख्य बिंदु क्या है आपका, इसमें बायोटिक होते हैं सभी पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, और निर्जीव एबायोटिक यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, धूप, तापमान जैसे भौतिक कारक होते हैं। और इनके बीच में जो संबंध होता है, इन सभी के बीच होने वाली क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इनके बीच संबंध क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो लगभग किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हाँ इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है और इसके घटक कौन से हैं। घटक दो होते हैं, जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक होता है आपका अजैविक घटक अर्थात कहिए कि एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। इकोलॉजी, फूड चेन क्या होता है, आपने देखा भी होगा, आपको ये सारी चीजें मालूम भी होगी और काफी इजी चीज है, ठीक है। इसको हम सिंपल, सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि हाँ ये आपका जो आपके बर्ड्स होते हैं, या फिर कहिए कि आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले यहीं से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए कि जैसे ये आपके घास फूस हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके घास फूस हो गए, ठीक है, ग्रास हो गया। ग्रास को क्या करते हैं आपके जो ग्रास ऊपर सुग्गा, टिड्डा जिसे कहते हैं, वो सारे कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। अब इनको कौन से खाते हैं, तो इनको जो चिड़ियाए हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, वो इनको खाते हैं। फिर अब इनको कौन खाते हैं, तो इनको आपके जो सांप वगैरह हो गए, ठीक है, आपके ये क्या करते हैं, इनको खाते हैं। और उसके बाद से इनको कौन खाते हैं, सांप वगैरह को, तो ये आपके जो उल्लू वगैरह हो गए, बाज वगैरह हो गए, ये इनको भी उठा ले जाते हैं। फिर अब ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये इनकी डेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये निपट गए। तो अब इनका कहिए कि काम कौन तमाम करेगा, तो ये डिकम्पोजर मशरूम वगैरह होते हैं, ठीक है, जो इनको क्या करते हैं, सड़ा गला करके एक तरीके से पूरा आपने देखा होगा, जैसे आपके कोई डेड बॉडी वगैरह होगी तो उस पे कीड़े, छोटे छोटे बैक्टीरिया कीड़े वगैरह, ठीक है, डिकम्पोजर जो होते हैं वो आ जाते हैं। फिर इनको क्या करेंगे, ये पूरा एकदम जहाँ पे वो भी इनकी डेट हुई होगी उसको कहिए कि वो पूरा एकदम वहाँ का जगह का एक तरीके से सफाया कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर से यहाँ से क्या होगा, आपके धीरे धीरे पोषक तत्व आएंगे, फिर से यहाँ पे घास वगैरह, ग्रास वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपका चयन क्या होता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो यहाँ से आप समझेंगे चीजों को। तो यहाँ पे देखा आपने ग्रास क्या हुआ, ये भी आपका भाई, ये अभी आपका कहिए कि पर्यावरण की ही चीजें हैं। तो आपके घास आया, फिर घास को क्या किया, एक करिए ग्रास ऊपर अर्थात करिए सुग्गी या फिर टिड्डे ने खाया। फिर इसको किसने खाया, इसने खाया। फिर इसको किसने खाया, बर्ड्स को किसने खाया, तो भाई इसने खाया। फिर इसको किसने खाया, तो भाई उल्लू ने या फिर बाज ने खा लिया। फिर इसको किसने खाया, अर्थात इसकी डेथ हो गई, तो इसका काम किसने निपटाया, तो मशरूम ने अर्थात डिकम्पोजर ने निपटाया। फिर इसके बाद से ये चला गया, तो इसका कहिए कि जहाँ मिट्टी में जैसे ही जाएगा तो पोषक तत्व वगैरह बनेगा।
बनेंगे, फिर से आपका कहिए कि ग्रास वगैरह अर्थात घास, पेड़ पौधे वहाँ से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा। सबसे पहले ये आपका इकोलॉजी का फूड चेन है कि हाँ, पर्यावरण में, वातावरण में सारी चीज़ें कैसे रहती हैं, कौन किस पे डिपेंड है, कैसे खाते हैं। तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर अर्थात कहिए कि प्राथमिक उपभोक्ता जिसे कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता या फिर कहिए कि शाकाहारी जिसे कहते हैं, ठीक है? ये अधिकतर आपके क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये वे जीव है जो सीधे पौधों अर्थात कहिए कि उत्पादकों को खाते हैं, अर्थात कहिए कि पौधों को खाएँगे, ठीक है? तो ये क्या होगा? जैसे आपका ग्रासहोपर, सुग्गा या फिर टिड्डा हो गया, ये क्या करता है? पौधों को खाता है। पेड़ कहिए कि जो आपके छोटे-छोटे पौधे वगैरह होते हैं, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उनको खाते हैं। उदाहरण में आपके कई सारे आ जाएँगे, जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, टिड्डा हो गया, जिराफ हो गया, बकरी हो गया, आदि बहुत सारे हो जाएँगे। इनका भोजन का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो हरी घास या फिर पत्तियाँ या फिर फल, सब्ज़ी या फिर बीज वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद से आते हैं आपके यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं या फिर सर्वाहारी होते हैं, अर्थात जो कहिए कि मांस भी खा सकते हैं या फिर कहिए कि फल, सब्ज़ी और मांस दोनों खा सकते हैं, अर्थात कार्निवोरस कहिए कि और ओमनिवोरस कहिए, अर्थात मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। ये वे जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। क्या करते हैं? ये वे जीव जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये वे जीव होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, अर्थात कहिए कि इनको खाएँगे, ठीक है? इसके साथ-साथ ये इनको भी खा सकते हैं, घास वगैरह, फूल, पत्तियाँ वगैरह भी खाते हैं और इनका भी निपटारा वगैरह करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये कौन-कौन से हो गए? जैसे मांसाहारी की बात करें आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो बिल्ली हो गया, मेंढक हो गया, साँप हो गया, छिपकली, मोर वगैरह, ये मांसाहारी हैं। सर्वाहारी की बात करें तो जैसे आपका मनुष्य हो गया। मनुष्य क्या करता है भाई? पेड़-पौधों को भी खाता है और मुर्गा, मुर्गी, चिकन बहुत सारी चीज़ें खाता है, ठीक है? तो मनुष्य क्या होगा इसमें? सर्वाहारी हो गया। कौवा क्या हो गया? सर्वाहारी हो गया, जो कीड़े भी खाता है और जो आपके खाने वाली चीज़ें होती है नॉर्मल जो, उनको भी खाता है। भोजन स्रोत की बात करें तो शाकाहारी जानवर वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं? ये सारे आपके खाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें अगर द्वितीय उपभोक्ता में बात करेंगे, तो इसमें आपके मांसाहारी भी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में अगर आप बात करेंगे, तो इसमें आपके मांसाहारी भी आते हैं और सर्वाहारी भी आते हैं। तो मांसाहारी में आपके बिल्ली, मेंढक, साँप, छिपकली, मोर वगैरह हो जाएँगे और फिर सर्वाहारी में आ जाएँगे तो मनुष्य हो जाएगा, कौवा वगैरह हो जाएगा, ठीक है? कौवा हो जाएँगे, जो आपके मांस वगैरह वाली भी चीज़ें खाते हैं और शाकाहारी चीज़ें भी खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएँगे, ये जो बर्ड्स है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर उसके बाद से आते हैं हम तृतीय उपभोक्ता यानी कि टर्टरी कंज्यूमर में, ठीक है? तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो चीज़ें होती हैं अर्थात कहिए कि जो कहिए कि जीव होते हैं, वो अधिकतर आपके क्या होते हैं? मांसाहारी अर्थात मांसाहारी ही होते हैं, ठीक है? ये वे जीव है जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो है तृतीय उपभोक्ता वाले, ठीक है? ये क्या करते हैं? इनको खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, बाज हो गया, शार्क हो गया, आदि हो गए। ये क्या करते हैं? ये मांसाहारी जो जानवर वगैरह होते हैं, द्वितीय कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? खाते हैं। अब 3 ही तक चलता है, लेकिन यहाँ पे चौथा जो आता है आपका, जो आपका कहिए कि चतुर्थ कह लीजिए, क्वाटरनरी कह लीजिए कि चतुर्थक उपभोक्ता कह लीजिए। ये क्या कहते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो आपके टर्टरी कंज्यूमर हैं, इनको खाते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? जैसे आपका ये उल्लू हो गया, फिर आपके बाज वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं? इनको जो आपके टर्टरी कंज्यूमर वाले हैं, इनको खाते हैं, ठीक है? और उसके बाद से जब इनका कहिए कि इनकी डेथ वगैरह हो जाती है या फिर किसी कारणवश ये मर जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं? जो आपके मशरूम वगैरह जो आपके कहिए कि क्या कहते हैं इसके? डिकम्पोज़र्स, ठीक है? डिकम्पोज़र्स मतलब अपघटक, ठीक है? मशरूम जैसे आपके डिकम्पोज़र वगैरह हो गए, तो मशरूम की भूमिका क्या होती है? ये आपका एक प्रकार का फंगी अर्थात कहिए कि कवक समूह के सदस्य होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स अर्थात मृत जीवी होते हैं, अर्थात मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को सड़ा-गलाकर उनके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मृत कली के पौधे हो गए या फिर जानवर हो गए, तो उनके अवशेषों को क्या करेंगे? सड़ाएँगे, उनके अवशेषों को क्या करेंगे? सड़ाएँगे, गलाएँगे और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए जब पोषक तत्व प्राप्त करेंगे तो ये सरल पदार्थ मिट्टी से मिलकर पोषक कहिए कि चक्र यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल कहिए कि पूरा करते हैं और फिर से कहिए कि इसके बाद से इसमें से घास कहिए कि फूल, पत्ती वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये साइकिल चलते रहता है। भाई फूल कहिए कि पेड़-पौधे अर्थात कहिए कि घास वगैरह, फूल, पत्ते निकलेंगे, तो फिर उसके बाद से ये जो टिड्डे हो गए इनको खाएँगे। फिर
टिड्डे हैं तो उसके बाद ये चिड़िया इनको खाएंगी। ऐसे ये चक्र आपका इकोलॉजी फूड चेन है, ये आपका चलते रहता है। अगर ये नहीं रहेगा, सपोज करिए कि ये नहीं है, अगर इकोलॉजी फूड चेन नहीं है, मान लीजिए सपोज करिए एग्जांपल के लिए कि हाँ इसका ही निपटारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है भाई, इसकी डेथ हो गई है, अब इसको कोई ना ये खाने वाला है, ना करिए कि मशरूम वगैरह डिकम्पोजर वाली चीजें हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपका पर्यावरण अर्थात वातावरण काफी दूषित होते जाएगा। डेली बाय डेली करोड़ों लोग मरते हैं, करोड़ नहीं सॉरी, आपके हजारों लाखों लोगों की डेथ होती है, और कीड़े मकोड़े सब मिला जुला करके बात करें, जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, तो करोड़ों मरते हैं। मच्छर हो गए, कलिए कि आपके छोटे छोटे जीव जंतु करोड़ों, कलिए कि डेली डेली की बात करें तो करोड़ों जीव जंतु, छोटे मोटे पौधे, कलिए कि कीड़े मकोड़े, सारी चीजें मरते हैं, उसमें मनुष्य भी होते हैं। तो इनका अगर कलिए कि निपटान ना हो पाए, कलिए कि इनकी बॉडी वैसे ही पड़ी रह जाए, ना ही कोई सड़ाने गलाने वाला हो, ना ही कोई खाने पीने वाला हो, अर्थात कलिए कि अगर आप कलिए कि कहीं दफना भी देते हैं, तो अगर उसको डिकम्पोज करने वाला कोई ना हो, तो इस केस में क्या होगा, आपका धीरे धीरे पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वहाँ का कलिए कि काफी कलिए कि आपकी स्मेल आने लगेगी। तो ये सारी चीज, ये सारे काम आपके कौन करते हैं, मशरूम अर्थात डिकम्पोजर करते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि इन सारी चीजों के बिना आपका पर्यावरण सही से रह ही नहीं सकता है, अर्थात कहिए कि पर्यावरण का संचालन नहीं हो सकता है, पर्यावरण पर्यावरण संतुलन में नहीं रह सकता है, ठीक है, वो डगमगा जाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी चीज की अधिकता हो जाएगी। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब चीजें डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वो जैसे का तैसे रह जाएंगी। आपकी जो भी आपकी कोई डेड बॉडी होती है, या फिर कोई किसी जानवर की डेड बॉडी ले ले, तो उस पर देखेंगे धीरे धीरे कुछ दिन में आपके कहिए कि जो डिकम्पोजर वाले बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके पूरा एकदम सड़ा गला करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं। फिर मिट्टी से वहाँ पे धीरे धीरे फूल पत्ती पेड़ पौधे घास वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा आपका इकोलॉजी का फूड चेन है, इसके बिना आपका पर्यावरण संतुलन में नहीं रह सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट अर्थात चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला ही टॉपिक ये दिया गया है कि इसके बिना आपका जो पर्यावरण है वो संतुलन में नहीं रह सकता है। इन सारी चीजों की, सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की जरूरत सबको पड़ती है। इसका महत्व क्या है, तो चलिए एक एक करके हम इसका कहिए कि इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि भाई इकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया, इसका आखिर महत्व क्या है, इकोलॉजी का कहिए कि महत्व क्या है, इसको हम एक एक करके सिंपल सरल और आसान भाषा में देखेंगे कि हाँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेली लाइफ में हो चाहे कहीं भी हो, कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला महत्व क्या है कि हाँ प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, यहाँ पे ले लो, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी हमारे जीवन और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे ग्रह के साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य है इसके लिए अत्यंत अत्यंत कहिए कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसके बिना, इकोलॉजी के बिना ना ही हमारा स्वास्थ्य सही रह पाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि किसी की डेड बॉडी हो गई या फिर कहिए कि कोई जानवर मर गया, अब उसको अगर डिकम्पोज ना करे, कवक वगैरह, फंगस वगैरह या फिर बैक्टीरिया वगैरह, तो इस केस में क्या होगा, वो धीरे धीरे वैसे रह जाएगा, उससे स्मेल आएगी, तो वातावरण दूषित होगा, प्रदूषित होगा, काफ़ी चीज़ें खराब हो जाएँगी, ठीक है? तो हमारे स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो इकोलॉजी हमारे जीवन और ग्रह के स्वास्थ्य अर्थात कहिए कि ग्रह के स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इकोलॉजी क्या है, जो इकोलॉजी है वो हमारे जीवन के साथ-साथ कहिए कि और ग्रह के स्वास्थ्य अर्थात ग्रह के स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य महत्व देख लीजिए कौन-कौन से महत्व है, तो सबसे पहला दिख रहा होगा आपको, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, यानी कि इकोलॉजी प्राकृतिक में संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती है, जिससे सभी जीवों का अस्तित्व संभव होता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझिए कि गांव में गीदड़ या फिर जयकाल, जो सियार वगैरह हो गए, उनका होना। अब गीदड़ या फिर जयकाल सियार वगैरह क्या करते हैं, सांपों को या फिर कहिए कि बीमार जानवरों को खाते हैं, चूहों वगैरह को खाते हैं। अगर गीदड़ नहीं होते तो चूहों की संख्या बढ़ जाती, और जो छोटे-मोटे जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब चूहों के बढ़ने से क्या होगा भाई, आपका फसल नष्ट होगा, फसल वगैरह, चूहे वगैरह, कीड़े-मकोड़े ज़्यादा होंगे तो फसल वगैरह आपका नष्ट होगा। तो इससे खाद्य श्रृंखला क्या होगी भाई, नष्ट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरा काम खराब हो जाएगा। तो इनके चलने से क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन अर्थात ये जब होते हैं, जो आपके मान लीजिए कि जितने भी जानवर हो गए जो छोटे-मोटे जानवर को खा रहे हैं, तो अगर वो बड़े वाले जानवर नहीं होते, जो छोटे वाले जानवर को नहीं खाते, तो वो हमारे क्या करते, फसल को नष्ट करते, सारी चीज़ों को, क्योंकि भारी मात्रा में अभी तो मान लीजिए कि कम है, बैलेंस बना हुआ है, ठीक है? जब ये खाते हैं सब आपस में डिपेंड, आप एक दूसरे पे निर्भर हैं, खाते हैं तभी तो बैलेंस बना हुआ है, नहीं खाते, किसी एक चीज़ की अधिकता हो जाती है, तब आपका पूरा मामला खराब हो जाता है। तो ये क्या है, इससे खाद्य श्रृंखला संतुलित रहती है, अर्थात कहिए कि जो आपकी खाद्य श्रृंखला है, कि हाँ चलिए आपका जो भी फसल वगैरह हो गई वो सही से कहिए कि संतुलित रहती है। नहीं तो अगर भारी मात्रा में कोई चीज़ हो जाती है, अर्थात भारी मात्रा से मतलब क्या है, अधिक संख्या में कोई
कहिए कि जो भी जीव जंतु हो गए, अगर वो किसी भी फील्ड में है, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कहिए कि अधिक संख्या में हो गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो ये संतुलन कहिए कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताया कि हाँ, गीदड़ वगैरह हो गए या फिर सियार वगैरह हो गए, तो ये छोटे-मोटे बिल्ली वगैरह या फिर कहिए कि आपके जो चूहे वगैरह हैं, उनको खाते हैं। तो उनसे क्या होता है, जो चूहे वगैरह हो गए या फिर छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े वगैरह हो गए, तो उनसे थोड़ा-सा छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों से मतलब क्या है, जैसे आपके बिल्ली या फिर कहिए कि आपके मेंढक वगैरह, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो इसको कहिए कि सियार वगैरह कहिए कि या फिर कहिए कि जो गीदड़ वगैरह है वो खाते हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी संख्या जो है वो थोड़ी-सी कम रहेगी, अर्थात कहिए कि संतुलित रहेगी। जब ये संतुलित रहेगी तो हमारे फसल वगैरह भी अच्छे से होंगे। ये नहीं रहेंगे, अर्थात कहिए कि जब ज़्यादा संख्या में हो जाएँगे चूहे वगैरह या फिर कहिए कि छोटे-मोटे चीज़ें कीड़े-मकोड़े वगैरह, तो हमारे फसल को नष्ट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी खाद्य श्रृंखला श्रृंखला जो है वो संतुलित नहीं रह पाएगी। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में इसका कहिए कि काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। दूसरा महत्व क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि यह जल, वन, खनिज और कृषि संसाधनों के अस्थायी उपयोग में मदद करती है। अब कैसे मदद करती है? जैसे बावड़ी या फिर कुआएँ का आपने पुनर्जीवन सुना होगा। पुराने समय की बात करें तो हर गाँव में बावड़ी होती थी, अर्थात कुआँ वगैरह होती थी। बारिश का पानी संचित करने की व्यवस्था रहती थी। गर्मियों में भी पानी उपलब्ध रहता था, ठीक है? क्योंकि अगर आप राजस्थान वगैरह में चले जाएँगे तो वहाँ पे काफ़ी आपकी बारिश भी नहीं होती है और काफ़ी जगह कहिए कि पानी की समस्या, बहुत समस्या होती है, ठीक है? तो आज भी राजस्थान में कहिए कि यह आज भी राजस्थान में कहिए कि यह जो प्रणाली है वो काम कर रही है। तो इससे क्या होगा, संसाधनों का हम प्रबंध करेंगे, जैसे जल वगैरह, खनिज वगैरह आदि कृषि वगैरह संसाधनों के अस्थायी उपयोग में क्या करती है, इकोलॉजी हमारी मदद करती है। और पुराने समय में इसीलिए हर गली के गाँव वगैरह में बावड़ी वगैरह बनाई जाती थी। और फिलहाल की बात करें तो हर जगह तो ऐसी समस्या नहीं है, नल वगैरह ये सारी चीज़ आ गई हैं। लेकिन राजस्थान वगैरह कई जगह सूखे इलाकों में आप देखेंगे तो वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़रूरत है कि हाँ, बावड़ी वगैरह, कुएँ वगैरह बना दिए जाते थे कि हाँ, चलिए वहाँ पे पानी वगैरह करिए कि सुरक्षित रहेगा, संचित रहेगा। तो संसाधनों का भी ये प्रबंध करता है इकोलॉजी। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण, ठीक है? इकोलॉजी ज्ञान के बिना प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और जैव विविधता बचाना संभव नहीं। यानी कि इकोलॉजी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ना ही पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही जलवायु को करिए कि परिवर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी का भी आपका जो किसी से भी आप मतलब किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो पर्यावरण संरक्षण की बात करें, जैसे पेड़ पर चिड़िया का घोंसला होना, चिड़िया कीड़े-मकोड़ों को खाती है। इससे क्या होता है, फसलों को कीड़ों से, जो छोटे-मोटे कीड़े होते हैं, अब मान लीजिए कि पेड़ है, अब पेड़ पर घोंसले हैं तो क्या करेंगे, पेड़ पर चिड़िया के लिए घोंसला बनाएगी। चिड़िया क्या करेगी, चारों ओर से कीड़े-मकोड़ों को खाएगी। इससे क्या होगा, फसलों के कीड़ों से बचाया जाएगा और बिना कीटनाशक के खेती में क्या होगी भाई, मदद होगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है? और प्रदूषण भी थोड़ा-सा आपका, जैसे आपके पॉल्यूशन हो गया, उसका भी नियंत्रण होगा। और बिना इकोलॉजी के, मतलब बिना इकोलॉजी के ज्ञान के हम कहिए कि पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जलवायु को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? उससे नहीं लड़ सकते, ठीक है? तो ये क्या है, आपका पर्यावरण संरक्षण, ये आपके पर्यावरण को कहिए कि सुरक्षित रखती है, ठीक है? इकोलॉजी क्या करता है, आपके पर्यावरण को क्या करता है भाई, सुरक्षित रखता है, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा वाला। चौथा है आपका मानव स्वास्थ्य की रक्षा। ये आपके आपके जो स्वास्थ्य है उसकी भी रक्षा करती है। स्वास्थ्य इकोलॉजी तंत्र स्वच्छ हवा देती है हमें, शुद्ध पानी और पोषक कहिए कि भोजन वगैरह प्रदान करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, इकोलॉजी के चलते ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी वगैरह, भोजन वगैरह, सारी चीज़ें हमें पेड़-पौधों से प्राप्त होते हैं। तो मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। फिर आपदा को नियंत्रित करता है, अर्थात कहिए कि इकोलॉजी ज्ञान बाढ़, सूखा, मिट्टी का कटाव रोकने और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने को प्रभाव कम करने में सहायक है। अब कैसे सहायक है भाई? जैसे नदी के किनारे पेड़ लगाना हो गया। नदी के किनारे पेड़ लगाने से बाढ़ रुकती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कलिए कि पकड़ कर रखती है, जिससे कहिए कि मिट्टी का कटाव कम होता है। बाढ़ का पानी धीरे-धीरे निकलता है, जिससे कहिए कि मिट्टी का कटाव कम होगा और गाँव और खेत कहिए कि सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या करता है, आपके आपदा को भी, इकोलॉजी जो है वो आपके आपदा को भी क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। क्या करता है, आपके आपदा को भी कंट्रोल करता है। फिर आर्थिक लाभ, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन उत्पाद हो गया और पर्यटन जैसे अनेक उद्योग इकोलॉजी तंत्र पर कहिए कि निर्भर है, अर्थात कहिए कि इससे हमें आर्थिक लाभ भी होता है भाई। हम कृषि करेंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे, ठीक है? ये भी सब इकोलॉजी के तंत्र हैं, ठीक है? तो पेड़ पौधे उगाएंगे, उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। कहिए कि मछली का पालन या फिर वन कहिए कि उत्पाद करेंगे, या फिर कहिए कि पर्यटन जैसे अनेक उद्योग वगैरह कहिए कि उद्योग वगैरह कहिए कि इकोलॉजी तंत्र को क्या करते हैं, उस पे कहिए कि इकोलॉजी तंत्र पे कहिए कि निर्भर है, अर्थात कहिए कि इनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, हमें पैसे वगैरह मिलते हैं। हम कृषि करेंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर का काम करेंगे, कोई जीव जंतु हो गए उनको पालेंगे, ठीक है? या फिर वन उत्पाद वगैरह करेंगे तो इससे हमें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है।
वैज्ञानिक समझ भी हमें मिलती है। हमें यह हमें प्रकृति की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती है, अर्थात करिए कि वैज्ञानिक समझ भी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा, चींटी बांध दे तो बारिश। आपने पुरानी कहावत को सुना होगा कि चींटी अपने अंडे ऊंचे स्थान पर ले जाए तो समझ लेना है कि हाँ, बारिश क्या होने वाला है, आने वाली है। अर्थात चींटी हवा में नमी का स्तर महसूस कर सकती है। चींटी क्या करती है, हवा में जो नमी का स्तर है उसको महसूस करती है। वह अपने बच्चों को बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचाई पर ले जाती है। जैसे करिए कि मौसम थोड़ा सा खराब होना होता है तो आप देखेंगे चींटी के जो होल वगैरह होते हैं वो ऊपर निकलने लगती हैं, ऊपर बाहर की ओर जाने लगती है। वो क्या करती हैं, हवा में नमी का स्तर महसूस करती हैं कि हाँ, बारिश होने वाली, लगता है कि बाढ़ आने वाली है। तो वो क्या करती हैं, ऊपर निकल के ऊपर चली जाती है। तो इससे वैज्ञानिक समझ में, अर्थात करिए कि धीरे धीरे चीजें समझ भी आती हैं। तो यह हमें क्या करती है, प्रकृति की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में भी कभी की मदद करती है। फिर भविष्य की सुरक्षा की बात करें तो इकोलॉजी ज्ञान हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को रहने योग्य बनाए रखने में मार्गदर्शन करती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप इकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, तो अब पता चले कि आप तो चले गए, आप तो रह करके चले गए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या करेंगे, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे, जैसे का तैसे छोड़ देंगे, तो आने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, जब आने वाली जो आपकी जनरेशन है उनके लिए पृथ्वी क्या होगा, रहने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे दादा नानी अलग अलग फसलों के बीज संभाल कर रखते थी, अगली फसल के लिए अच्छे बीज सुरक्षित रखती थी, अनुवांशिक विविधता बनी रहती थी, भविष्य में अकाल से बचे इसके लिए अलग अलग चीजें रखी रहती थी। मतलब ये भविष्य की सुरक्षा के लिए वो रखी रहती थी। इसी प्रकार से इकोलॉजी आपका काम करता है कि हाँ, क्या करेगा वो, जैसे इकोलॉजी हो गया तो इसका आपके पास ज्ञान है, तो भाई हमें पृथ्वी को कैसे बचाना है, हमें प्रदूषण से कैसे निपटना है। अगर इससे आप अभी नहीं निपटेंगे तो आप तो चलिए रह करके चले जाएंगे, जो आने वाली जनरेशन है उनको इसका करिए कि भारी तरीके से, अर्थात करिए कि सटीक तरीके से सामना करना पड़ेगा। और वो भाई जाहिर सी बात है, जब चीजें ज्यादा खराब हो जाएंगी तो सामना करना भी करिए कि पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद से हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी। ठीक है, सार रूप अर्थात पूर्ण रूप से कहे तो इकोलॉजी के बिना न तो प्रकृति का संतुलन संभव है और न ही करिए कि मानव सभ्यता का अस्थायी विकास। यह हमें सिखाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा है, अर्थात करिए कि इकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके स्वामी अर्थात उसके गॉड नहीं है कि हम जो चाहे जैसे चाहे वैसे होगा, जो चाहे जैसे चाहे, प्रकृति जैसे चाहे वैसे होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। तो ये आपका पूरा इकोलॉजी का कंसेप्ट हो गया। इकोलॉजी के बाद से हमने इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।